Today we will discuss about next topic of electrochemistry. पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था EMF ऑफ सेल का फार्मूला, उसके बाद स्टैंडर्ड EMF, इट मीन्स इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. EMF ऑफ शेल इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट. सेकेंड फार्मूला था E कैथोड माइनस E एनोड. That is also you can write E reduction potential of cathode and E RP reduction potential of anode. According to IUPAC, standard electrode potential is the opposite of standard electrode potential. We can also write standard of MF cell, it means E standard right minus E standard left. It means स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहने का मतलब हुआ जहां पे कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो एंड प्रेशर 1 बार हो. यहां पे हम लोग स्टैंडर्ड मेजर करते हैं और बाकी ये जो है आपका किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ई कैथोड, ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड एंड ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड. ये हमारा EMF ऑफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में. इस पे हम पहले एक क्वेश्चन है जिसे सॉल्व कर लेते हैं. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है नस्ट इक्वेशन है. फिर नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में क्या होता है, फिर पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के स्टेप में क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड क्या करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. तो अब हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दे रहा हूं, इसको आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. रिएक्शन है आपका Zn2 प्लस, ये जो पैरेलल लाइन है इट इज इंडिकेट द साल्ट ब्रिज, Cu2 प्लस एंड Cu. और आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड ई स्टैंडर्ड Zn2 प्लस से Zn, इट मीन्स इसका वैल्यू है माइनस 0.76 वोल्ट. सेकेंड है ई स्टैंडर्ड ऑफ Cu2 प्लस Cu इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट. अब इस रिएक्शन में हमें देखना है सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है. तो Zn 0 से +2 इज देयर ऑक्सीडेशन. अब ऑक्सीडेशन होता है कहां पे, तो एनोड पे होता है. ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब +2 से 0 की तरफ, तो रिडक्शन कहां पे, कैथोड पे. पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे. डिसाइड करने के बाद हमारे पास फार्मूला है ई स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, ई स्टैंडर्ड इक्वल टू ई स्टैंडर्ड राइट माइनस ई स्टैंडर्ड लेफ्ट. अब है कि लेफ्ट और राइट जो लिखा है हमने, ये होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. लेकिन हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है ये दोनों का दोनों रिडक्शन के टर्म में दिया हुआ है, तो आसानी से है
जैसे ये वैल्यू दिया हुआ है सिंपली वे में पुट कर देते। अगर ये मान लीजिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड चाहिए और यहां पे ऑक्सीडेशन के टर्म में होता तो आप इसको चेंज कर लेते, यानी कि इसे आप अगर ऑक्सीडेशन में दिया तो रिडक्शन में ले जाने के लिए आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू द अपोजिट साइन ऑफ, मतलब कि अपोजिट, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हमारे पास जो वैल्यू है इसे आसानी से यहां पे मैं पुट कर देता हूं। तो अब ये क्या है, दोनों का दोनों रिडक्शन के टर्म में, तो और आसान है हमें सॉल्व करने में। तो ये क्या, अब ये हमें हमारे पास क्या चाहिए, पहले कैथोड चाहिए। कैथोड क्या है आपका, कॉपर का, इसका वैल्यू क्या होगा प्लस 0.34 वोल्ट माइनस, अब ई स्टैंडर्ड लेफ्ट, इट मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन एनोड पे, अब वैल्यू भी दिया हुआ है। अगर ये रिडक्शन में होता ना तो अपोजिट कर देते। तो अब ये वैल्यू क्या है, माइनस 0.76 वोल्ट है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1.10 वोल्ट मिला आपके पास आंसर। अब है, अगर इमेजिन कीजिए किसी न किसी कंडीशन में कि अगर जो ई स्टैंडर्ड का वैल्यू निगेटिव होता, इट मींस रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस। इफ, एक नोट कर लीजिएगा, इफ ई स्टैंडर्ड इज नेगेटिव, it means reaction is not spontaneous. रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस। इसी तरह से एक दो और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं और आपको सॉल्व करवा देता हूं। इसमें भी कैलकुलेट करना है आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। यह है Zn सॉलिड स्टेट, Zn2+ एक्वस साल्ट ब्रिज, लीड 2+, ये 1 मोलर कंसंट्रेशन है, इसका भी कंसंट्रेशन 1 मोलर कर सकते हैं। कंसंट्रेशन को भी रिप्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। आप पीबी सॉलिड स्टेट में वैल्यू देखिए आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, यह है Zn2+ है, ये ऑक्सीडेशन दिया है, इसका वैल्यू है प्लस 0.76 वोल्ट, और यह है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Pb2+, ये ऑक्सीडेशन में और ये भी ऑक्सीडेशन में, प्लस 0.13 वोल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिसाइड कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। यहां भी ऑक्सीडेशन तो ये भी एनोड, उसके बाद यहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो होना चाहिए क्या, ये एनोड होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या है, ई स्टैंडर्ड शेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब हमें डिसाइड करना होगा कि कैथोड कौन सा होगा और एनोड कौन सा होगा। तो जो हमारे पास ऑक्सीडेशन दिया हुआ है ये तो लेफ्ट है और ये राइट है, तो राइट क्या है, एनोड, इसे कहां ले जाना है, कैथोड में ले जाना है। इट मींस आप लिखेंगे अपोजिट साइन कर देना है, माइनस 0.13 वोल्ट माइनस और माइनस 0.76 वोल्ट ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 0.63 वोल्ट। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये हो गया आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब अभी तक आपने जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब होता है जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, प्रेशर 1 बार हो, तब हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आए तो कोई टेम्परेचर प्रेशर नहीं होती, नॉर्मल आपके पास जो टेम्परेचर कंसंट्रेशन दिया हुआ उसी पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिर्फ फर्क यही कि ई स्टैंडर्ड में एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होती है, फिक्स होती है, जबकि ईएमएफ सेल जो हम लोग नॉर्मल निकालते हैं उसमें कोई भी टेम्परेचर प्रेशर अब एक फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल होता है वो। इसके बाद नेक्स्ट है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन जो है हम लोग
सॉल्व करेंगे। ये जो इक्वेशन आया था किसी भी कोई भी कंसंट्रेशन हो, मान लो कि कोई सॉल्यूशन आपको रिएक्शन दिया हुआ हो किसी इलेक्ट्रोड का, तो उस इलेक्ट्रोड के रिएक्शन में आपको अगर ईएमएफ सेल निकालना हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए नॉस्ट ने इक्वेशन को एस्टेब्लिश किया, वो था ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस आरटी बाय एनएफ लॉग आरटी बाय एनएफ, या अगर आप लॉगरिथम ले जाएंगे तब लिखेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं एलएन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। उसके बाद जो हमने ये लिखा है, इनका जो टोटल अलग अलग नाम्स क्या है, पहले मैं इसको इंडिकेट कर दे रहा हूं। सबसे पहला चीज जो ई सेल है, यह है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यह है स्टैंडर्ड, यह है मेरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी टेम्परेचर और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 8.314 जूल और मोल केल्विन होता है। एन क्या है? नंबर ऑफ लॉस्ट गेन इलेक्ट्रॉन। आर क्या है? एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट। एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट। इसके बाद टी क्या है आपका? टेम्परेचर। और ये तो जानते हैं, रेशियो ऑफ एलएन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब चलिए, अगर इसी को लॉगरिथम के टर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फिर ये होता है ई शेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग। अब लिखेंगे लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन जब इसी को आप एक पार्टिकुलर टेम्परेचर 298 केल्विन पे सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलता है ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 बाय N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और 1 फैराडे का जो वैल्यू होता है, F का वैल्यू अभी मैं लिख दे रहा हूं, फिर इसको मैं जिस समय गिब्स फ्री एनर्जी बताऊंगा उसमें आपको निकाल दूंगा ये वैल्यू। 1F इक्वल टू होता है 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम्ब होता है। 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम्ब होता है। ये अप्रॉक्स वैल्यू, एग्जैक्ट में होता है 96,498 कूलम्ब होता है। तो ये हो गया आपका नॉस्ट इक्वेशन। अब हम लोग नॉस्ट इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा इक्वेशन हो, उस इक्वेशन को हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ही इक्वेशन हो, माना कि इक्वेशन मेरा ये है, कोई एक मेटल है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन के केस में या रिडक्शन के केस के टर्म में, कि एक कोई मेटल आयन है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये मेटल में कन्वर्ट होता है। तो ये क्या हो गया आपका? सॉलिड। ये क्या हो गया? एक्वस। नहीं लग रहा है कि ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है? कोई दिक्कत नहीं, आप लिखेंगे इसे ई, पहला चीज क्या लिखेंगे? ई स्टैंडर्ड। अब ई स्टैंडर्ड लिखेंगे तो आपको दिख क्या रहा है कि रिडक्शन के टर्म में जा रहा है, तो ये हो जाएगा ई सेल। ई सेल Mn प्लस से क्या हो जाएगा आपका M, फिर इक्वल टू
ई स्टैंडर्ड Mn प्लस से क्या बन गया आपका M, फिर माइनस 2.033 RT/NF, यहां हो जाएगा log, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस, और यहां से आप निकाल सकते हैं इसे। अब ये तो था इक्वेशन को सॉल्व करके लिखने का। इसके बाद है कि अगर मान लीजिए कोई मेरा एक इक्वेशन दिया हो, जैसे कि एक मैं इक्वेशन लिखता हूं आप लोग को, आप देखेंगे ये तो मान लीजिए एक रिडक्शन के टर्म में क्वेश्चन दिया था तो आपने आसानी से इसे लिख लिया। लेकिन अगर मान लीजिए इक्वेशन कैथोड और एनोड के टर्म में हो, अगर दो इक्वेशन एक साथ हो, कैथोड के टर्म में भी हो, एनोड के टर्म में भी हो, तो फिर उसे कैसे आप रिप्रेजेंट करके लिखेंगे? सबसे पहला चीज मान लीजिए कि आपके पास डेनियल इक्वेशन, डेनियल इलेक्ट्रोड हो, तो डेनियल में क्या होता था, कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करते थे और जिंक इलेक्ट्रोड यूज करते थे, किसके, उसके रिस्पेक्ट साल्ट के सॉल्यूशन में। जैसे फॉर कैथोड पे फॉर कैथोड इक्वेशन क्या है आपका, ECU 2 प्लस CU इक्वल टू ई स्टैंडर्ड Cu2 प्लस Cu माइनस RT/NF Ln 1 अपॉन कंसंट्रेशन कॉपर Cu2 प्लस। इट मीन्स एक्वा सॉल्यूशन फॉर एनोड Zn 2 प्लस से Zn, ये किस टर्म में है? आप देख रहे हैं कि दोनों का दोनों या तो दोनों का दोनों रिडक्शन स्टेप में है। इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्योंकि IUPAC सिस्टम का ये कहना है। इक्वल टू ई स्टैंडर्ड Zn 2 प्लस Zn माइनस RT/NF Ln 1 अपॉन Zn 2 प्लस कंसंट्रेशन। अब हमारे पास इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब अकॉर्डिंग टू सेल पोटेंशियल क्या होता है, इट मीन्स ई सेल इक्वल टू होता है, आप लोगों ने ECU2 प्लस Cu गिव्स Zn 2 प्लस से Zn में ले गए, चाहे ये रिडक्शन या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के टर्म में हो या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में हो। तो इस स्टेप को आप लिख सकते हैं कि ई सेल हमें निकालना है, तो ये कॉपर वाला और ये जिंक वाला दोनों को पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद आप सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, मैं डायरेक्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो ये डायरेक्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट हो जाएगा आपका ई स्टैंडर्ड शेल माइनस RT/NF Ln, ये हो जाएगा आपका यहां से हो जाएगा जिंक का कंसंट्रेशन बाय कॉपर का कंसंट्रेशन। इसका मतलब है जिंक पहले फ्री स्टेट में था, बाद में कॉपर के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करके Zn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ। तो यहां से हम लोग क्या निकाला, ई शेल निकाला। ये वैल्यू को मैंने डायरेक्ट लिख दिया ताकि आप जब सॉल्व करेंगे कॉपी में तो पहले इस वैल्यू को यहां से लेकर के इस वैल्यू को पुट करेंगे इसकी जगह, फिर स्टैंडर्ड से लेकर के यहां तक पुट करेंगे इसकी जगह, फिर दोनों को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन फाइनली मिलता है। अब ये इक्वेशन जब हमें मिला तो एक कैथोड और एनोड के टर्म में था तो हमने इसे रिप्रेजेंट करके बना लिया। आपको अगर इक्वेशन कहीं सेल के टर्म में दिया हो तो डायरेक्ट उस इक्वेशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब है कि ये जो इक्वेशन एट अगर इक्विलिब्रियम के टर्म में हो या इक्विलिब्रियम के टर्म में बनाने से पहले मैं आपको एक स्टेप बताता हूं जो है गिब्स फ्री एनर्जी स्टेप है, ताकि वहां थोड़े पे आसानी होगी समझने में हमें। ये है गिब्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी, इसी को हम लोग बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को फिजिबिलिटी ऑफ सेल भी बोला जाता है।
और फिजिबिलिटी ऑफ सेल। यानी कि अगर हम सॉल्व करें गिब्स फ्री एनर्जी को, तो सबसे पहला चीज जो मेनली हम लोग निकालते हैं गिब्स फ्री एनर्जी स्टेप में कि डेल्टा जी, पहले रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसे डेल्टा जी से। थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता रहा हूं, अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो हो तो क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो हो तो नन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी इक्वल टू जीरो हो तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब है कि ये डेल्टा जी और लेस देन ग्रेटर देन जीरो कहने का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्टेंट ए है और ये प्रोडक्ट बी बनाता है, अगर ए से बी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, और अगर रिवर्सेबल इट मींस बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है तो हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन जब इक्विलिब्रियम कंडीशन हो तो डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। अब डेल्टा जी जो होता है क्या होता है, यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क बाय द सिस्टम। सिस्टम के द्वारा यूजफुल वर्क क्या किया गया है, या कह सकते हैं डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू वर्क डन, कह सकते हैं वर्क डन बाय सेल के द्वारा जो वर्क किया गया। अब है W बराबर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। क्या लिख सकते हैं आप, W इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू Q लिख सकते हैं। अब Q क्या है, मेरा यहां पे चार्ज है। अगर हमें Q नेट निकालना है, चार्ज नेट निकालना है, तो ये होता है नंबर ऑफ, या कह सकते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, n हो गया आपका। और 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर के आता है वैल्यू 96,498 आता है कूलम और n। इसका मतलब हमें क्या निकल गया, Q बराबर, जो Q निकला टोटल, ये क्या निकला NF इतना वैल्यू, इसी को मैं लिख सकता हूं टोटल नेट चार्ज इक्वल टू n, और ये जो वैल्यू है आपको इसे NF लिख सकते हैं। तो Q इक्वल टू क्या में हो गया, मेरा NF हो गया। अब है डेल्टा G इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा G इक्वल टू की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, EMF ऑफ सेल। लिख सकते हैं कैसे, यहां पे डेल्टा V इक्वल टू ई सेल, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, तो ई सेल, या ऐसे लिखिए सॉरी, NF ई सेल माइनस NF ई सेल। ये क्या निकला हमें, गिब्स फ्री एनर्जी किसी सेल का निकालने के लिए। n हो गया फैराडे, n हो गया नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ लॉस्ट या गेन इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें अगर ये किसी भी टेम्परेचर कंसिडरेशन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें स्टैंडर्ड निकालना हो तो D डेल्टा G स्टैंडर्ड माइनस NF ई स्टैंडर्ड सेल, यहां से निकल गया गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ केमिकल इक्वेशन का जो हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो स्टेप आप याद रखेंगे, एट इक्विलिब्रियम पे सॉल्व कैसे करते हैं। एट इक्विलिब्रियम पे किसके, नस्ट इक्वेशन का, एट इक्विलिब्रियम।
अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होता है जहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे कह सकते हैं कि जो टोटल यूजफुल वर्क जो एनर्जी का था, यानी कि क्या सिंपल सी बात कह सकते हैं डेल्टा जी इक्वल टू 0, तो हमारे पास है एट इक्विलिब्रियम पे कंडीशन क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू 0। अगर डेल्टा जी है तो डेल्टा जी बराबर आपने पढ़ा ये क्या होता है, एन एफ ई शेल कह सकते हैं। अब जहां पे डेल्टा जी 0 हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास इक्वेशन है उस इक्वेशन से मैंने एक चीज लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस मीन कि ई शेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ई शेल इक्वल टू अगर 0 हो गया तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की मैं अगर बात करूं तो हमारे पास फार्मूला क्या है, ई सेल इक्वल टू ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस आर टी बाय एन एफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए ये प्रोडक्ट क्या लिखे, तो चलिए हमारे पास एक इक्वेशन है ए और बी से प्रोडक्ट बनाता है। तो आपने पढ़ा था केसी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, याद है इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने पढ़ा था। इसे मैं ये भी लिख सकता हूं इक्वल टू क्यू लिख सकता हूं। तो अब इसकी जगह ई शेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल और ये हो गया आपका आर टी बाय एन एफ एल एन, क्या लिखेंगे आप यहां पे, के सी लिखेंगे क्योंकि तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन का टर्म है। अब है कि अगर ई सेल 0 हो गया इसका मतलब ये क्या हो गया आपका 0, किसमें, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अगर इक्विलिब्रियम ना होता तो डेल्टा जी 0 ना होता, अगर डेल्टा जी 0 ना होता तो कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 ना होता। अब हम इसे लिख सकते हैं ई स्टैंडर्ड शेल इक्वल टू आर टी बाय एन एफ एल एन, के निकाल सकते हैं यहां से इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। अब है इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई स्टैंडर्ड शेल इक्वल टू 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग आप लिखेंगे के सी, या 0.059 बाय एन लॉग के सी भी लिख सकते हैं। क्या, ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू, अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो फार्मूला हो जाएगा आपका लॉग के सी इक्वल टू लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू ई स्टैंडर्ड शेल इंटू एन अपॉन 0.059 और यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आज हम लोगों ने देखा कि तो ये आपने इक्विलिब्रियम नस्ट इक्वेशन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डेरिवेशन देखा। इसके बाद है अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक सिंगल इलेक्ट्रोड दिया जाए और आपको कहा जाए कि हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के दिखाइए, तो एक चीज आप लोगों ने कभी सोचा कि ये जो वैल्यू मैं लिखता हूं किसी भी इलेक्ट्रोड का Zn ऑक्सीडेशन के टर्म में हो तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये जो वैल्यू है ये एक रिफरेंस वैल्यू से रिस्पेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट किया गया है। एक रिफरेंस कोई वैल्यू होता है जिसको हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही हमें मेजरमेंट बताता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।